मेरा नाम रीना है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती हूँ, मगर मेरी शादी बहुत ही ऊंचे परिवार में हुई थी। मेरी सहेलियां जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और मैं खुशी से निढाल, क्योंकि मेरा पति भी किसी फिल्मी हीरो से कम हैंडसम नहीं था। गिन गिन कर मैंने ये दिन गुजारे थे। खैर, वो पल भी आ गया जब मैं अपनी कुटिया जैसे घर से निकलकर महलों की रानी बन गई थी। शादी की सेज पर मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ देने के कई वादे किए थे। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। हर खुशी की गोद में एक नन्हा सा दुख भी छुपा हुआ होता है। इस बात की मुझे समझ अपनी शादी की सुबह आई थी। मुझे अपने घर में सुबह देर से उठने की आदत थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा था यहाँ मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। मेरे ससुराल में था ही कौन, मेरे पति, सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेच कर सो रही थी कि जब अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। मेरे पति भी घबराकर उठ खड़े हुए थे। मैं भी आंखें मलती उठकर बेड पर बैठ चुकी थी। दरवाजे पे दस्तक बढ़ती ही चली जा रही थी। प्रतीक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद गुंजन खड़ी थी। वो अपने भाई को पीछे करते हुए मुझ तक पहुंची थी और एक अदा से बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से नाश्ता करना है। मेरी सारी दोस्त अपनी भाभीयों के हाथ से नाश्ता करती हैं। मैं इस अचानक आफत पर घबरा सी गई थी। गुंजन के पीछे ही मेरी सास भी पहुंची थी। वो गुंजन को डांट रही थी कि ये क्या बचपना है, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो गुंजन बोली, पहले मीठा बना ले, फिर भाभी मेरे लिए नाश्ता बना दें। फिर वो बोली, भाभी, आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैंने प्रतीक की तरफ शिकायती नज़रों से देखा था। वो अपनी बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए मैं बोली, प्रतीक, मुझे गुंजन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसे जाकर समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर प्रतीक के माथे पर बल पड़ गए थे। वो काफी रूखे स्वर में बोले थे, रीना, आज तो तुमने ऐसी बात कर दी है, मगर मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। गुंजन मेरी औलाद की तरह है। पापा के देहांत के बाद मैंने इसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद गुंजन की कोई भी बात मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हें हाथ पकड़कर तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। प्रतीक की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा भी करता है भला? मैं फ्रेश होकर किचन में चली गई, जहां गुंजन की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ बना डाला। गुंजन मुझसे उम्र में 2 साल ही छोटी थी। इतनी वो बच्ची भी नहीं थी कि उसे एहसास ही ना होता कि नई नवेली दुल्हन के 100 तरह के अरमान होते हैं। खैर, फिर तो जैसे मैं हर चीज़ की आदी होती चली जा रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में गुंजन का ही सिक्का चलता है। मैं भी प्रतीक की खातिर गुंजन के साथ प्यार से पेश आती थी। हमारी शादी को 8 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने औलाद की खुशी से वंचित रखा था। मैं दिन रात औलाद के लिए प्रार्थनाएं करती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो गुंजन की अहमियत घट जाएगी। डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन वाले माहौल से निकलोगी तो औलाद भी हो जाएगी। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन प्रतीक अपने काम में इतना व्यस्त थे कि समय ही नहीं निकाल पाए कि हम हनीमून पर चले जाते। मैं भी उनके पीछे पड़ी रहती थी तो वो मुस्कुराकर टाल देते थे। एक दिन प्रतीक ने मेरी बात मान ली। वो बोले कि हम हनीमून पर चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, सारा दिन तैयारियां करती रही। रात को डिनर पर उन्होंने मेरी सास को बताया था कि हम 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, कश्मीर, मनाली। ये सुनकर गुंजन तो उछल पड़ी थी। वो बोली, वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सारी सहेलियां भी घूमने गई हुई हैं, आप मुझे भी साथ ले चलें। मेरी सास ने गुंजन को आंखें दिखाई थी, जबकि प्रतीक मुस्कुरा पड़े थे। वो बोले, जरूर चलेंगे गुड़िया। मेरे बर्दाश्त की ये आखिरी हद थी। आखिर में मैं बोल ही पड़ी थी, गुंजन, अपनी सहेलियों से पूछना, क्या वो भी अपनी भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। मेरी बात सुनकर गुंजन रोने लगी थी, जबकि मैं खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे प्रतीक का बहुत डर था कि वो मुझ पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कमरे में आए और खामोशी से सोने के लिए लेट गए थे। सुबह ही उन्होंने मेरा पैक सामान गाड़ी में रखा और मुझसे चलने को कहा। मेरी तो खुशी की सीमा ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मैं जीत गई हूँ।
अब गुंजन कभी मेरी खुशियों के बीच नहीं आएगी। मगर ये क्या, प्रतीक ने मेरे घर के सामने गाड़ी रोककर कहा था कि यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं नासमझी से उन्हें देख रही थी तो वो बोले, मैं माँ और गुंजन को मनाली की सैर के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल सेट नहीं हो जाती तुम यहीं पे रहोगी। ये शब्द नहीं, तलवार थी जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लूटी फुटी सी घर के अंदर गई तो मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। 3 दिन ही सुकून से गुजरे होंगे कि भाभी ने मुझ पर ताने कसने शुरू कर दिए थे। वो मेरी माँ की परवरिश पर खूब मजाक करती थी कि बेटी की कैसी परवरिश की है, 8 महीने भी घर न बसा सकी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि भाई ने भी कह दिया कि दीना, मेहमान तो 2 दिन का होता है और तुम तो यहाँ पर परमानेंट डेरा जमाकर बैठ गई हो। अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो। मुझे इन सबके व्यवहार से बहुत दुख हो रहा था। 2 टाइम की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाकर जाते थे कि रीना का तो ससुराल में दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्या चक्कर था। इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 1 महीने के बाद अपना सामान उठाकर वापस ससुराल चली आई थी। मेरी सास ने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया था, जबकि गुंजन मुझे वहां देखकर बुरा सा मुंह बना रही थी। वो बोली, भाभी आपने बिना वजह आने की तकलीफ की है, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो गुंजन कहती, मगर मेरी सास ने उसको सुनाकर चुप करवा दिया। प्रतीक जब ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई थी। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से अपनी जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसलिए मैं गुंजन को खुश करती रहती थी। मुझे ये गुंजन के आगे पीछे होता देखकर प्रतीक का व्यवहार भी मेरे साथ कुछ ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दिन रात प्रार्थनाएं करती नहीं थकती थी। प्रतीक भी औलाद के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से थी। हम दोनों बिल्कुल फिट थे। इधर गुंजन मुझे चढ़ाने की हर संभव कोशिश करती थी, मगर मैंने नोट किया था कि आजकल वो किसी और ही चक्कर में थी। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी। घर से कई कई घंटे के लिए वो गायब हो जाती थी। मैंने भी इसका राज जानने की ठान ली थी। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जतन करने पड़े थे, मगर आखिरकार सच कब तक छुपता था। तो बात तो थी गुंजन का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया था। उसका गहरा काला रंग था। कपड़ों से भी वो गरीबी की चक्की में पिसा हुआ एक नौजवान लगता था। इसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसके बिना पर इससे प्यार किया जाता, मगर गुंजन की आंखों पर पता नहीं क्या पट्टी बन गई थी। मैं सारे मामले से बड़ा मजा ले रही थी। हर शाम वो गुंजन को एक लिफाफा पकड़ा के जाता था। इसके बाद गुंजन कई घंटों के लिए अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने भी ठान लिया था कि अपने पति को उसकी लाडली का असल रूप दिखाऊंगी। इसलिए मैं और प्रतीक जब भी इकट्ठे बैठते तो मैं उससे यही कहती थी कि गुंजन का कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ लो। जवानी बड़ी मुंह जोर होती है, आजकल तो जमाना ही ऐसा है। प्रतीक मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को बाहर की हवा नहीं लगी। मैं दिल में उनकी बात पर खूब हंसती थी। अब मैं गुंजन की पूरी तरह से जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने गुंजन को घर से बड़ा तैयार होकर निकलते देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने का ठान लिया था। मैं उससे दूरी रखकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से सहेली के घर का कहकर निकली थी। हमारी गली से मोड़ लेकर वो काली सी बड़ी गाड़ी में जाकर बैठी थी। मैंने थोड़ा आगे से होकर देखा तो उसमें एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से रईस लग रहा था। खैर, मैं घर वापस आ गई थी। मुझे बहुत जलन हो रही थी कि आखिर गुंजन के हाथ इतना हैंडसम लड़का कैसे लगा था, वो भी अमीर। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज मालूम करने की कोशिश की थी। राज जानकर बड़ी बेचैनी सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि गुंजन और उस रईस लड़के की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी, जबकि वो काला सांवला सा लड़का तो सिर्फ उस लड़के का पार्सल देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि गुंजन घर में ऐश की जिंदगी गुजारने के बाद अब अगले घर जाकर भी खुशहाल रहे। इस तरह तो इसे कभी भी सजा नहीं मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए स्वर्ग था या फिर नर्क, लेकिन मैं बेफिक्र होकर इसमें कूद पड़ी थी। मैंने प्रतीक से साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने अपनी आंखों से गुंजन को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था।
मुझे बुरा भला कहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर प्रतीक के कानों में उड़ेलती रहती थी। एक दिन मैंने प्रतीक को फ़ोन करके घर बुला लिया था। वो घर आए तो मैंने उन्हें अपने साथ छत पर ले गई थी। हमें ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा था। जल्दी ही गुंजन घर से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी थी। मैंने प्रतीक से कहा कि वो गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुने। उनका रंग गुस्से से लाल हो रहा था और वो मेरे पीछे चले आए। गुंजन जैसे ही घर में दाखिल हुई, मैंने उसे गुस्सा चढ़ाने के लिए कहा, गुंजन, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के ऊपर कालिख मली है। वो हमेशा की तरह मुझ पर धौंस जमाते हुए बोल पड़ी, हाँ, मलकर आई हूँ। उस लड़के से मिलकर आई हूँ। मेरा उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। रोज़ उस लड़के से मिलने जाती हूँ। सबकी आंखों में धूल झोंक रही हूँ। जान लिया सच? अब खुश हो ना? लेकिन ये सब जानकर भी आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप भाई को बताएंगी तो भी वो आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगी, क्योंकि मुझ पर वो अंधा भरोसा करते हैं। उसकी बातें सुनकर प्रतीक गेट के पीछे से निकल आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर गुंजन का मुंह लाल कर दिया था। मेरी सास भी भागकर अपनी बेटी को बचाने के लिए आई थी। प्रतीक बोले, अंधा विश्वास करता हूँ, मगर अंधा नहीं हूँ। आज अगर पापा जिंदा होते तो वो तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर देते, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ चुटकियों में ही हुआ था। प्रतीक ने पंडित जी को बुला लिया था और उस लड़के को थप्पड़ मार मार कर वो घर ले आए थे। उस लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कुछ कहा था जो मैं उसे सिखाकर आई थी। उस दिन से कोई 3 दिन पहले मैं उस काले लड़के के घर गई थी। वो काफ़ी परेशान सा दिख रहा था। माँ के इलाज के लिए उसे 30,000 की ज़रूरत थी और मैंने उसे 50,000 देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कहा जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी। यूं उन दोनों की शादी करवाई जा रही थी। मैं इस ड्रामे की डायरेक्टर थी। मैं बड़ी खुशी से ये सब कुछ देख रही थी। गुंजन हाथ जोड़कर कह रही थी कि भैया, मेरी बात सुनो, मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ। इस बात पर प्रतीक को बहुत गुस्सा आ गया कि ये कितने लड़कों को जानती है। मेरी सास ने रो रो कर अलग कोहराम मचा दिया था। खैर, मेरी दिली इच्छा पूरी हो गई थी और गुंजन का मनहूस साया मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए छूट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा होगा। वो तो लोगों के बर्तन मांजकर अपना पेट भरती होगी। मेरी सास गुंजन के हादसे के बाद बिल्कुल ढल सी गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी कि इन्हीं दिनों भगवान ने मुझे औलाद की खुशी भी दी थी। मैं माँ बनने वाली थी, तो प्रतीक के दिल से बहन का दुख निकल गया था। अब तो मैं उनकी लाडली पत्नी बन चुकी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म पर होती थी। यही सब तो मैं चाहती थी। बिला वजह गुंजन ने मेरा इतना कीमती समय बर्बाद किया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती थी। मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। इधर मेरे आराम के दिन थे, मगर मेरी सास ने तो अजीब ड्रामा शुरू कर लिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उनका जी मचलने लगता था। वो सारा सारा दिन कमरे में ही रहती थी। अब तो उनका बेटा भी उनके लिए चिंतित हो रहा था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझसे घर का काम नहीं होता था, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह बेड रेस्ट पर थी। मैं सब ड्रामा समझ रही थी, मगर उनकी असलियत तो मुझे तब मालूम हुई जब मैंने उन्हें गायनी वार्ड में देखा था। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। उन्होंने भी मेरे और प्रतीक की आंखों में धूल झोंका था। वो पेट में दर्द का बहाना बनाकर प्रतीक के सामने रोती रहती थी और वो भी माँ के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे। मैंने उनसे माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी थी, तो उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी कि वो मेरे पीछे सब संभाल लेंगे। मैं आराम से घर से माँ के घर पहुँच चुकी थी। दुनिया में शायद सिर्फ माँ ही बगैर मतलब की मोहब्बत करती है। मेरी माँ ने बड़ी खुशी से मेरा वेलकम किया था। वो तो मुझे बेड से उतरकर पानी भी नहीं पीने देती थी। कुछ दिन तो भाभी ने भी बिठाकर खिला दिया था। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। मुझसे बहाने से काम करने को कहती थी। एक दिन तो मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा कर बोली, ये घर का सारा झाड़ू पोछा करो, इससे तुम्हारी डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। मैंने शिकायत की तो नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ा और इधर जोर जोर से मारने लगी कि तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे कब डॉक्टर के पास ले गई और कब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ।
मैं कई घंटे की बेहोशी के बाद जब होश में आई तो मुझे अपने आप में खाली सा महसूस हुआ था, जैसे मुझसे मेरा जिस्म का कुछ हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई थी। मैंने खुशी से माँ को पुकारा और कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, बेटा हुआ है या बेटी। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी थी। उनके रोने से मैं घबरा गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि भगवान ने मुझे बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी माँ भी नहीं बन सकती। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी, इसलिए उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। फिर ऐसा होता कि जैसे ही मुझे होश आता तो मैं चीखने लगती थी। इसी वजह से मुझे नींद का इंजेक्शन दिया जाने लगा। 4 दिन बीते होंगे जब मैंने होश में आते हुए अपनी सास की आवाज़ सुनी थी। वो किसी को बेटा होने की शुभकामनाएं दे रही थी। मैं ऐसे ही आंखें मूंदे लेटी रही। फिर मुझे गुंजन की आवाज़ आई तो मैंने फौरन आंखें खोल दी। मैंने देखा गुंजन का बेड मेरे बेड से एक बेड छोड़कर था। मेरी सास इन दोनों को देखकर निहाल हो रही थी। अपनी सास को वहां देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी। लेकिन गुंजन तो मुझसे एक बार फिर जीत गई। उसने अपनी औलाद पाली थी और मैंने खो दी थी। मैं नर्सों से नज़र बचाकर अपने बेड से उठकर गुंजन के बेड के पास चली गई। मैं रो रही थी। मैंने गुंजन से कहा, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। जब मैंने तुम्हारा साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने फौरन बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वो पीली सी पड़ चुकी थी। उसकी आंखें भीग चुकी थी। गुंजन बोली, भाभी, मुझे आप एक आंख नहीं भाती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाएं। भैया सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करें। इसी वजह से मैं हर संभव कोशिश करती थी आपको परेशान करने की, ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाएं। आपके साथ मैंने जो कुछ भी किया, इसकी सजा मुझे तो मिलनी ही थी। और मेरी और आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। और मेरा पति मुझ पर हर घड़ी शक करता है कि मैं कहीं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मैं प्यार करती थी। वो मुझे मारता है, मुझसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करवाता है। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके पाप की सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है और आपको आपके पाप की सज़ा मिल गई है। आपने तो मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी मोहब्बत और आपकी औलाद छीन ली। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।